vorstellen, Todesstrafe mit 20. Your body shall be subjected to shock by sufficient current of electricity. इस लड़की का नाम क्रिस्टा पाइक है और ये जब 18 साल की थी यानी 1995 में तो इसने एक ऐसा क्राइम किया था और खासकर जिस तरीके से किया था उसे देख पूरा अमेरिका हिल गया था। इसका चेहरा, इसका लुक देखने में एक एंजल जैसा था, लेकिन इसका दिमाग किसी शैतान से कम नहीं था। क्रिस्टा अमेरिका की सबसे यंगेस्ट लड़की थी जिसे उसके क्राइम के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी और आज लगभग 30 साल हो चुका है, लेकिन फिर भी उसको अभी तक मौत नहीं दी गई है। तो आखिर क्रिस्टा ने ऐसा क्या किया था, ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया था जिसकी वजह से अमेरिका के सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तक डरने लगे थे। Hi, my name is Rakesh and this is the case of Krista Pike, a girl born in pain and lost in darkness. क्रिस्टा पाइक का बचपन बहुत ही डरावना था। उसके पेरेंट्स कर्शिया हैंसन और एमिल ग्लेन दोनों ही शराबी थे। उन दोनों को क्रिस्टा की पैदा होने के बाद उससे कोई भी लेना देना ही नहीं था। ऐसा था मानो उन्होंने सिर्फ पैदा करके छोड़ दिया हो। उसके बाद उसका क्या होगा, कैसे बड़ी होगी, कहाँ रहेगी, कोई मतलब नहीं था। शादी के 2 साल बाद ही क्रिस्टा के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है। वो दोनों अलग अलग रहते थे, वो दोनों पार्टी करते थे, अलग अलग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ घूमा करते थे। उन दोनों को क्रिस्टा को केयर करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और इस चीज का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जब क्रिस्टा अपनी मदर के पेट में थी तब भी उसकी मदर ने शराब पीना नहीं छोड़ा था। वो उस समय भी बहुत शराब पीती थी, केमिकल का यूज करती थी। अब इतनी शराब पीने की वजह से इसका असर क्रिस्टा पे भी पड़ता है। उसके ब्रेन का फ्रंटल लोब पार्ट जो कि बिहेवियर को कंट्रोल करता है, इम्पल्स को कंट्रोल करता है, जजमेंट और इमोशंस को भी रेगुलेट करता है, वो डैमेज हो गया था। यानी सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जब वो पैदा भी नहीं हुई थी तब से ब्रेन डैमेज की वजह से उसका बिहेवियर एग्रेसिव और वायलेंट हो चुका था। क्रिस्टा जिस घर में रहती थी वो बिल्कुल ही गंदा था। उसकी मदर बिल्कुल भी सफाई नहीं करती थी। उस घर में एक डॉग भी था जिसका पूप हर जगह ऐसे ही फैला रहता था। क्रिस्टा की एक आंट जो कि उसकी नेबर थी उसने ये तक देखा कि उस गंदे घर में क्रिस्टा उस डॉग के पूप के साथ खेल रही है। मतलब जिस उम्र में बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं वहाँ क्रिस्टा डॉग के पूप के साथ खेल रही थी। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिस्टा जहाँ बड़ी हो रही थी, जिस घर में वो बड़ी हो रही थी, उसका इन्वायरमेंट कैसा, कितना गंदा था। और सिर्फ यही नहीं, क्रिस्टा के पेरेंट्स के डाइवोर्स के बाद कभी वो अपने फादर के साथ रहती थी तो कभी वो अपनी मदर के साथ रहती थी। जब वो अपने फादर के साथ वेस्ट वर्जीनिया में रहती थी तो उसके फादर उसको मारते थे, पीटते थे। और जब वो अपनी मदर के साथ नॉर्थ कैरोलिना में रहती थी तो उसके साथ वहाँ तो और भी ज्यादा खतरनाक चीजें होती थी। उसकी मदर के कई सारे बॉयफ्रेंड्स थे। वो क्रिस्टा को गलत तरीके से टच करते थे, उसको परेशान करते थे, उसको हैरेस करते थे। और उसकी मदर का एक बॉयफ्रेंड ने तो क्रिस्टा को इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि क्रिस्टा बटर नाइफ लेकर उसको मारने के लिए दौड़ी थी, लेकिन वो क्रिस्टा के फेस पर पंच कर देता है और वो इतनी जोर से मारा था कि क्रिस्टा को बहुत चोट आई थी, जिसकी वजह से उसके ऊपर असॉल्ट के चार्जेस भी लगे थे। इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जहाँ हर कोई क्रिस्टा का फायदा उठा रहा था, उसको टॉर्चर कर रहा था, उसको परेशान कर रहा था, वहाँ सिर्फ क्रिस्टा की ग्रैंड मदर ही थी जो उसकी सही में केयर किया करती थी। और क्रिस्टा को भी अपनी ग्रैंड मदर के साथ अच्छा लगता था, इसीलिए बाद में वो उनके साथ ही रहने आ गई थी। और ऐसा नहीं है कि वो ग्रैंड मदर के साथ रह रही थी तो वो वहाँ पे सेफ थी, नहीं, वो वहाँ पे भी सेफ नहीं थी। वहाँ पे उसके ग्रैंड मदर के बॉयफ्रेंड उसको परेशान करते थे, उसके साथ गलत काम करते थे। साल 1988 जब क्रिस्टा 12 साल की थी तब उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है और ये चीज क्रिस्टा के लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ वो ग्रैंड मदर को ही अपना मानती थी। वही थी जिसने थोड़ा बहुत क्रिस्टा को प्यार दिया था। लेकिन उनके जाने के बाद क्रिस्टा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई और उसने पहली बार खुद की जान लेने की कोशिश की। उसने दवाइयों का ओवरडोज ले लिया ताकि वो मर सके, लेकिन उसको बचा लिया गया। क्रिस्टा की किस्मत यहाँ भी खराब थी क्योंकि उसे बचा तो लिया गया था लेकिन अथॉरिटीज की तरफ से उसे कोई भी मदद नहीं दी गई थी। अब क्योंकि क्रिस्टा की ग्रैंड मदर नहीं रही इसीलिए क्रिस्टा को वापस अपनी मदर के पास रहने के लिए जाना पड़ता है और अगेन उसके साथ वही सारी पुरानी चीजें होने लगती है। उसकी मदर के बॉयफ्रेंड उसको परेशान करते थे, उसके साथ गलत काम करते थे और इस बार तो क्रिस्टा की मदर ने उसको अल्कोहल में अपना पार्टनर भी बना लिया था। क्रिस्टा और उसकी मदर साथ में अल्कोहल पीते थे, अलग अलग सब्सटेंसेस का यूज करते थे।
क्रिस्टा एक ब्राइट स्टूडेंट थी, यानी वो पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी, लेकिन इस खराब इन्वायरमेंट की वजह से और अलग अलग जगहों पे रहने की वजह से उसके ग्रेड्स कम होने लगे थे और उसको अब पढ़ने का मन भी नहीं करता था। वो बहुत कम ही स्कूल जाया करती थी और कभी जाती भी थी तो वो टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ लड़ाई कर लिया करती थी। वो लगभग 15 साल की एज में ही चोरी करना और छोटे मोटे क्राइम्स करना शुरू कर देती है, लेकिन एक बार वो क्राइम करते हुए पकड़ी जाती है और उसे 1 साल के लिए जुबलाइन डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है। 1 साल बाद जब वो बाहर आती है तो वो और भी ज्यादा एग्रेसिव और वायलेंट हो चुकी थी। उसका स्कूल अब पूरी तरीके से छूट चुका था। उसके पास अपनी मदर के पास रहने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो अपनी मदर के साथ रहना शुरू करती है और वापस पहले की तरह ही वो दोनों साथ में ड्रिंक्स करते थे, ड्रग्स और केमिकल्स का यूज करते थे। एक आर्टिकल में यह भी लिखा गया है कि जब क्रिस्टा 18 साल की हुई, यानी इन 18 सालों में उसके साथ 2 बार सेक्सुअली गलत काम हुआ है। फैमिली मेंबर्स के ही कम से कम 7 लोगों ने उसको फिजिकली अब्यूज किया है। और जब वो 9 साल की थी तो एक आदमी जो उसके घर के पास ही में रहता था, उसने भी क्रिस्टा के साथ सेक्सुअली गलत काम किया था। और इसके अलावा भी इन 18 सालों में उसके साथ बहुत सारी गलत चीजें हुई। क्रिस्टा ने अपना स्कूल छोड़ दिया था। वो डिप्रेशन में रहा करती थी। उसके पास कोई जॉब नहीं थी कि वो खुद का केयर कर सके। इसीलिए जब वो जॉब ढूंढ रही थी तो उसे नॉक्सविल जॉब प्रोग्राम के बारे में पता चलता है। ये प्रोग्राम यूएस फेडरल गवर्नमेंट द्वारा उन लोगों के लिए चलाया जाता है जो किसी प्रॉब्लम की वजह से अपनी पढ़ाई, अपना स्कूल छोड़ चुके हैं। इस प्रोग्राम में 16 से 24 साल के लोगों को फ्री करियर ट्रेनिंग और लाइफ स्किल्स सिखाया जाता है ताकि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके और अपने लिए एक बेटर जॉब ढूंढ सके। 1994 में क्रिस्टा इस जॉब प्रोग्राम में खुद को ज्वाइन करती है और क्योंकि ये एक गवर्नमेंट प्रोग्राम था तो इसके अंदर बहुत ज्यादा वायलेंस होता है, क्योंकि इसमें वही लोग आते थे, वही स्टूडेंट्स आते थे जिन्होंने स्कूल या कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया था। इसलिए वहाँ के स्टूडेंट्स के पास चाकू और छोटे मोटे हथियार होना बहुत नॉर्मल था। हालांकि क्रिस्टा भी पहले से बहुत एग्रेसिव थी, वायलेंट थी, तो उसके लिए यहाँ पे रहना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कुछ समय बाद इस जॉब प्रोग्राम में जो होता है उसकी बातें आज तक की जाती हैं। क्रिस्टा की मुलाकात 17 साल के टेड्रिल शिप से होती है और धीरे धीरे इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और इसके पीछे मेन कारण इन दोनों का बैकग्राउंड होता है। क्रिस्टा की तरह टेड्रिल क्लास 10th में अपना स्कूल छोड़ दिया था और उसके बाद वो छोटे मोटे क्राइम्स में इन्वॉल्व हो गया था और उसका बचपन भी काफी डार्क और ट्रॉमेटिक था। वो कई सारी डार्क रिचुअल्स और ब्लैक मैजिक जैसी चीजों में इन्वॉल्व हुआ करता था। क्रिस्टा और टेड्रिल दोनों सैटनिज्म को फॉलो करते थे, यानी वो डेविल की पूजा करते थे, उसको एक भगवान की तरह मानते थे। अब इस जॉब प्रोग्राम में एक और 19 साल की लड़की आई थी, कॉलिन स्लेमर। कॉलिन का नेचर काफी फ्रेंडली था। वो एक अनस्टेबल फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए वो इस जॉब प्रोग्राम में आई थी ताकि अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सके और अपनी लाइफ को बेटर बना सके। क्रिस्टा और कॉलिन का नेचर बिल्कुल ही अलग और अपोजिट था, इसीलिए शुरू से ही उन दोनों की आपस में कभी बनती ही नहीं थी। अब उसी समय थैंक्सगिविंग हॉलीडे आता है। कई सारे स्टूडेंट्स अपने घर, अपने फैमिलीज के पास चले जाते हैं ताकि थैंक्सगिविंग हॉलीडे को सेलिब्रेट कर सकें और इसीलिए क्रिस्टा भी अपनी मदर के पास चली जाती है। लेकिन आई डोंट नो, ये बात मुझे बहुत अजीब लगी कि जिस फैमिली की तरफ से, जिस मदर की तरफ से क्रिस्टा को हमेशा टॉर्चर ही मिला हो, वो वहाँ उनके साथ सेलिब्रेशन करने जाती है। खैर, क्रिस्टा तो चली जाती है, लेकिन कॉलिन और टेड्रिल वो जॉब सेंटर पे ही रुकने का डिसाइड करते हैं। कुछ दिनों बाद जब क्रिस्टा वापस आती है तो वो देखती है कि कॉलिन और टेड्रिल काफी बातचीत करने लगे थे। वो कई बार उन दोनों को साथ में देखती थी। उसे कॉलिन से नफरत होने लगी थी और उसकी इस नफरत को टेड्रिल और बढ़ा देता है जब वो कहता है कि कॉलिन ही मेरे साथ घूमना चाह रही है, वही मेरे साथ फ्रेंडली हो रही है। और टेड्रिल इस तरीके से बताता है कि क्रिस्टा को लगने लगता है कि कॉलिन उसके बॉयफ्रेंड को चुरा रही है। तभी वो डिसाइड कर लेती है कि कॉलिन का कुछ करना पड़ेगा। 11 जनवरी 1995 को क्रिस्टा अपनी एक दोस्त किम को बताती है कि वो कॉलिन को मारने का प्लान बना रही है, क्योंकि शी जस्ट फेल्ट मीन दैट डे। किम इस चीज को सीरियसली नहीं लेती है। उसे लगता है कि क्रिस्टा बस ऐसे ही बोल रही है, ऐसी बातें कर रही है। अगले दिन यानी 12 जनवरी को किम क्रिस्टा को, कॉलिन को, टेड्रिल को और एक और लड़की शैडोला पीटरसन को साथ में सेंटर से बाहर जाते हुए देखती है। और 2 घंटे बाद यानी करीब 10 बजे वो सब वापस आ जाते हैं, लेकिन उनके साथ कॉलिन नहीं थी। क्रिस्टा रात के 11 बजे किम के रूम में जाती है
और बताती है कि उसने कॉलिन को मार दिया है। और इस चीज को प्रूफ करने के लिए वो किम को कॉलिन के स्कल का एक टुकड़ा भी दिखाती है। और ये सब चीजें बताते हुए क्रिस्टा एक सर्कल के अराउंड डांस कर रही थी, वो हंस रही थी और गाने भी गा रही थी। अगले दिन यानी 13 जनवरी की सुबह 8 बजे कैंपस का एक एम्प्लॉय ने नोटिस किया कि कैंपस के बाहर जो झाड़ियाँ थी वहाँ कुछ पड़ा हुआ था। वो पास जाकर देखता है तो उसे लगता है कि ये किसी जानवर की बॉडी होगी, क्योंकि उस बॉडी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये एक लड़की की बॉडी है, क्योंकि उसके शरीर पर बहुत ही कम कपड़े थे। नॉक्सविल पुलिस और यूनिवर्सिटी ऑफ टेनिस पुलिस डिपार्टमेंट की टीम वहाँ पहुँचती है। ऑफिसर जॉन टेरी जॉनसन उस बॉडी को देखकर खुद हैरान थे, क्योंकि उस बॉडी को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया था कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि उसका फेस कहाँ है। जब बॉडी को क्लीन किया जाता है तो वो देखते हैं कि बॉडी के चेस्ट के ऊपर एक पेंटाग्राम का निशान बनाया गया है। अब क्योंकि क्रिस्टा ने वैसे ही पूरे कैंपस में ये बता रखा था कि उसी ने कॉलिन को मारा है, इसीलिए पुलिस क्रिस्टा और उसके बाकी साथियों को अरेस्ट कर लेती है। अब क्रिस्टा पूरी डिटेल में बताती है कि उसने कॉलिन को कैसे मारा। सबसे पहले वो कॉलिन को उनके साथ चलने के लिए ये कहकर कन्विंस करती है कि वो अब पीस चाहती है, इसलिए वो बातचीत करना चाहती है। चारों एक साथ यूटी एग्रीकल्चर कैंपस की तरफ, जिधर बिल्कुल ही सन्नाटा था, उधर टहलने जाते हैं। वहाँ पहुंचकर क्रिस्टा और कॉलिन कुछ बातचीत करते हैं, लेकिन तभी क्रिस्टा कॉलिन पे अटैक कर देती है। वो अपने घुटने से कॉलिन के सर पर मारती है और उसको जमीन पे गिरा देती है। फिर लगातार वो पैरों से मारती रहती है। कॉलिन बार बार यही पूछ रही थी कि तुम ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो, लेकिन वो रुकती नहीं है, मारती रहती है। कॉलिन किसी तरह वहाँ से भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन टेड्रिल और पीटरसन उसको पकड़कर फिर से जमीन पे गिरा देते हैं। वो सब कॉलिन को घसीटकर दूसरी जगह ले जाते हैं और वहाँ क्रिस्टा बॉक्स कटर से कॉलिन की पीठ पर मारना शुरू कर देती है। कॉलिन उससे रिक्वेस्ट करती रहती है कि उसे जाने दे। वो कहती है कि मैं अपने घर फ्लोरिडा वापस चली जाऊंगी, मैं जॉब फैकल्टी में फिर नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन क्रिस्टा कहती है कि चुप हो जाओ, क्योंकि जब कोई बोलता है तो उसको मारने में उतनी ही दिक्कत होती है। कॉलिन जितना बात करने की कोशिश कर रही थी, क्रिस्टा उसको उतना ही मारी जा रही थी। वो सब कॉलिन के कपड़े उतार कर उसको मार रहे थे और कॉलिन चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। अब यहाँ से लगातार 1 घंटे तक क्रिस्टा कॉलिन को इतनी बदतर तरीके से टॉर्चर करती है, इतनी बदतर तरीके से मारती है कि इस चीज को मैं ऐसे ही नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब गाइडलाइंस के अगेंस्ट होगा। टॉर्चर करने के बाद, मारने के बाद वो कॉलिन की चेस्ट पे एक पेंटाग्राम का निशान बनाती है, जो कि डेविल का निशान होता है। और आखिरी में क्रिस्टा एक बड़े से पत्थर को कॉलिन के चेहरे पर फेंक कर उसको मार डालती है। Authorities say she was then beaten over the head with a large chunk of asphalt from this pile. और अभी भी वो रुकती नहीं है। वो कॉलिन के स्कल का एक टुकड़ा निकाल लेती है ताकि वो सबको दिखा सके कि हाँ, मैंने ही कॉलिन को मारा है। क्रिस्टा, टेड्रिल और पीटरसन के अगेंस्ट प्रूफ और स्टेटमेंट इतने स्ट्रॉन्ग थे कि सिर्फ 2.5 घंटे में ही कोर्ट ने उनको पनिशमेंट दे दिया। क्रिस्टा को इलेक्ट्रिक चेयर से मौत की सजा सुनाई जाती है, टेड्रिल को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और पीटरसन को सिर्फ 6 साल की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि वो कोर्ट में ये प्रूफ कर देती है कि इस मर्डर में वो क्रिस्टा और टेड्रिल के अगेंस्ट में थी। आज लगभग 30 साल हो चुका है, लेकिन फिर भी क्रिस्टा को मौत नहीं दी गई है। ऐसा क्यों? तो दरअसल इसके पीछे कई सारे रीजंस है। टेनेसी में पिछले 200 सालों में किसी भी महिला को मौत नहीं दी गई है, क्योंकि समय के साथ मौत के लिए लॉ एंड ऑर्डर चेंज होता रहता है। क्रिस्टा की मेंटल इश्यूज, एक्सिक्यूशन मेथड में चेंजेस और भी कई सारे लीगल प्रोसेस की वजह से डेथ डिले होती गई। हालांकि अब ये तय कर दिया गया है कि 30 सितंबर 2026 को क्रिस्टा को मौत दे दिया जाएगा। अब नो डाउट क्रिस्टा ने मर्डर किया, उसको सजा मिली, लेकिन इन सब चीजों के पीछे क्या सिर्फ क्रिस्टा की ही गलती थी, या उसके पेरेंट्स की गलती थी, या उन लोगों की गलती थी जिन्होंने हमेशा उसको टॉर्चर किया, या कहे टेड्रिल की गलती थी जिसने क्रिस्टा को समझाने की बजाय उसको कॉलिन के अगेंस्ट और भी ज्यादा भड़काया और उसका मर्डर में साथ दिया।